हेलो स्टूडेंट्स, देखिए क्वांटम मैकेनिक्स की फर्स्ट यूनिट हमारी कंप्लीट हो गई थी क्वांटम यांत्रिकी की। अब हम लोग शुरू कर रहे हैं सेकंड यूनिट। सेकंड यूनिट जो है वो फर्स्ट यूनिट से ही कहीं ना कहीं मिलती जुलती है। यूनिट का नाम है श्रोडिंगर तरंग समीकरण तथा उसके हल। देखो घबरा मत जाना, नाम से बताते हैं अभी। श्रोडिंगर तरंग समीकरण तथा उसके हल। देखिए क्या होता है, ये क्या होती है समीकरण, कैसे। देखिए अपन लोग जब क्लासिकल मैकेनिक्स पढ़ते हैं, चिरसम्मत यांत्रिकी, चिरसम्मत भौतिकी पढ़ते हैं, तो उसमें कण की बात करते हैं और जो कण होता है उसकी पूरी गति को दिखाने के लिए, दर्शाने के लिए न्यूटन ने अपनी गति की समीकरणें दी है ना। जैसे कि दूसरी गति की समीकरण होती है बराबर dp बटे dt। उसी तरह से क्वांटम यांत्रिकी में बोलते हैं ना, एक कण है उसके साथ एक तरंग भी चलती है, तो एक गति करता हुआ कण, डी ब्रोगली ने बताया था, गति करते हुए कण के साथ एक तरंग भी चलती है। तो उस गतिक कण के, जो कण गति कर रहा है, उसकी पूरी स्थिति को दर्शाने के लिए, उसके पूरे डेरिवेशन के लिए, पूरी उसकी व्याख्या के लिए जिन समीकरणों का, इसमें तो न्यूटन की गति की समीकरणें चलती हैं और क्वांटम यांत्रिकी में श्रोडिंगर की समीकरणें चलती हैं, जिन्हें श्रोडिंगर तरंग समीकरणें कहा जाता है। अब आप सोचोगे, देखो न्यूटन की गति की समीकरण जैसे ये है, मैंने मान लिया दूसरी। आपने हमेशा चाहे 11th हो चाहे 12th हो, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर, सब में यही पढ़ा है कि न्यूटन ने गति के नियम दिए या गति की समीकरणें दी। इस समीकरण को आपने कभी निकाला थोड़ी ना है, डिराइव थोड़ी ना किया है। ये एक तरह से एक अभिकल्पना, जो भी परिकल्पना जो भी बोलते हैं, पोस्टुलेट, वो है जो कि फिक्स है कि न्यूटन ने कहा कि बल जो है वो संवेग में परिवर्तन की दर के बराबर होता है, ठीक है। लेकिन हमने निकाला नहीं कभी इसको। वही चीज यहाँ पे है, श्रोडिंगर समीकरणें भी श्रोडिंगर नामक वैज्ञानिक के द्वारा दी गई समीकरणें हैं, जो कि कण जो है, जो गति कर रहा है, उसकी कणीय गति और तरंगीय गति, इनकी क्या करता है, व्याख्या करता है, ठीक है। जैसे इनको हम लोग डिराइव नहीं कर सकते, ये डायरेक्ट दी हुई है, ऐसे ही इन्हें भी हम डिराइव नहीं करेंगे, ये भी दी हुई होंगी। अब हमें निकालनी है कि श्रोडिंगर समीकरण क्या होती है, उसका क्या रूप होता है, एक विमीय कैसी होती है, द्विविमीय कैसी होती है, त्रिविमीय कैसी होती है, उनके हल क्या होते हैं। तो देखिए पहले मैं थोड़ा सा समझा देती हूं। देखिए श्रोडिंगर तरंग समीकरण यानी तरंग गति के बारे में यहां पे होगी बात सारी, ठीक है। आपने ऑप्टिक्स जो है, आपकी बुक है प्रकाशिकी फर्स्ट ईयर में, उसमें आपने एक यूनिट है आपकी फोर्थ यूनिट, उसमें तरंग गति के ऊपर पूरा चैप्टर है। मुझे नहीं पता आपने फर्स्ट ईयर में ऑप्टिक्स पढ़ी है कि नहीं पढ़ी है। उसमें होता है कि एक तरंग होती है, उसका समीकरण होता है del 2 psi बाई del t2 बराबर v स्क्वायर del 2 psi बाई del x2। ये होता है ना, ये होता है। आपको नहीं पता है तो आप लोग देख लो। तो श्रोडिंगर जो थे, उन्होंने कोशिश करी कि ये भी तो एक तरंग समीकरण है और मुझे भी एक तरंग समीकरण ही लिखनी है, तो क्या मैं इसी को ही लिख दूं क्या। तो उन्होंने देखा, उन्होंने सिर्फ क्या किया, यही समीकरण लेके चला वो, इसको उसने v स्क्वायर को उसने गामा मान लिया। यहाँ v जो है तरंग की गति का वेग है, तरंग जिस वेग से गति कर रही है उसका स्क्वायर, इसको इसने गामा लिया। श्रोडिंगर जो है उसने जब समीकरण दी तो उसने शर्त रखी थी कि इसमें जो ये जो कॉफिशिएंट है, ये जो गुणांक है गामा, इसका मान एक नियतांक होना चाहिए। गामा का मान ना तो ई पर यानी ऊर्जा पर निर्भर करना चाहिए, ना संवेग पर निर्भर करना चाहिए, ना कोणीय आवृत्ति पर निर्भर करना चाहिए, ना तरंग संचरण सदिश जो कि k बराबर होता है 2 पाई बाई लैम्बडा, इस पर निर्भर करना चाहिए। k का मान निश्चित, गामा का मान निश्चित होना चाहिए। तो उन्होंने जब ये समीकरण लेके चला, तो जब उसने समीकरण को सॉल्व किया तो गामा का जो मान आया ना, वो कुछ ऐसे आया, ई स्क्वायर बटे पी स्क्वायर करके, मतलब मुझे ऐसे ढंग से याद नहीं है, पर हाँ ई और पी पर डिपेंड करता है।
गामा का मान किस पर डिपेंड कर रहा था? ई और पी पर निर्भर कर रहा था। तो इसीलिए उन्होंने कहा ये समीकरण जो है वो तो सेटिस्फाई होगी नहीं, क्योंकि उसने इसी शर्त को नहीं मान रहा। तब उन्होंने एक नई समीकरण दी, डेल साई बटे डेल टी, इसमें डबल डेरिवेटिव की जगह सिंगल ले लिया था, गामा डेल टू साई बटे डेल टी टू डेल एक्स टू। ये रूप जो था ना, ये श्रोडिंगर समीकरण का हुआ। फिर इससे गामा का मान निकाला। गामा का मान जो था वो इन पर निर्भर नहीं कर रहा था, एक नियतांक आ रहा था, इसीलिए इससे श्रोडिंगर समीकरण का रूप माना गया। तो श्रोडिंगर, आपको ये सब चीजें तो मैंने सिर्फ समझाने के लिए बताई हैं, अपना मेन काम यहां से शुरू होगा। तो अपन लोग अब इस यूनिट में श्रोडिंगर समीकरण का क्या रूप होता है, उसमें गामा क्या होता है, इन्हें कैसे निकाला जाता है, वो ही सब कुछ करने वाले हैं। ठीक है, तो अब लिखते हैं टॉपिक। टॉपिक है एक विमीय श्रोडिंगर समीकरण। तो करते हैं इसमें। श्रोडिंगर ने कण की गतिक अवस्था से संबद्ध, श्रोडिंगर साइंटिस्ट का नाम है, श्रोडिंगर ने कण की गतिक अवस्था, कण गति करना चाहिए तभी उससे तरंग निकलेगी, डी ब्रोगली ने कहा था। श्रोडिंगर ने कण की गतिक अवस्था से संबंध तरंग फलन अब एक विमीय की बात कर रहे हैं, साई एक्स टी, साई एक्स टी ज्ञात करने के लिए एक अवकल समीकरण को प्रस्तावित किया, या एक अवकल समीकरण प्रस्तावित की, जिसे श्रोडिंगर समीकरण कहते हैं। जिसे श्रोडिंगर समीकरण कहते हैं। नोट करो, पैराग्राफ बदल के लिखेंगे। श्रोडिंगर ने अनापेक्षिकीय वेग से, अब ये आपने पढ़ा हुआ है, आपेक्षिकीय वेग मतलब जब कण का वेग प्रकाश के वेग के बराबर हो जाए, और अनापेक्षिकीय का मतलब जब कण का वेग प्रकाश के वेग से कम रहे, जो कि हमारी रियल स्थितियां जितनी भी है ना दैनिक जीवन में, वो सब इसी पर ही है। श्रोडिंगर ने अनापेक्षिकीय वेग से श्रोडिंगर ने अनापेक्षिकीय वेग से गतिशील कणों के लिए
अनापेक्षिकीय वेग से गतिशील कणों के लिए निम्न अवकल समीकरण दी। निम्न अवकल समीकरण दी बताई थी मैंने अभी, वही वाली समीकरण। क्या? समय के सापेक्ष तो एक बार अवकलन बराबर कोई कांस्टेंट था गामा और स्थिति के सापेक्ष 2 बार अवकलन। समीकरण 1 ये इसका रूप था, लेकिन अभी तो हमें गामा का मान निकालना है। हमें देखना है कि गामा का मान ई पर, पी पर, ओमेगा पर, के पर निर्भर नहीं करना चाहिए। नोट करो, इसको लिखवा देंगे भी यहां पे, जहां गामा एक नियतांक है। यहां गामा एक नियतांक है जो चर राशियों, कौन कौन सी चर राशियां? जो चर राशियों ई, पी, ओमेगा के चर राशियों पर निर्भर नहीं करता। नोट करो इसको, फिर आगे भी इसको सॉल्व करना है हमें। अब इस समीकरण जो है, अवकल समीकरण होती है, उनका कोई ना कोई हल होता है। यहाँ पे इस अवकल समीकरण का भी हल लिया जाएगा तरंग के रूप में, और तरंग गति वही ऑप्टिक्स की 4th यूनिट में लिया जाता है, वही हम लोग यहाँ पे सॉल्यूशन लेंगे। सॉल्यूशन सेम लेंगे, इक्वेशन बदल जाएगी। पॉज करके लिख लिया करो एक बार में ना। अब लिखते हैं आगे। आगे लिखेंगे हम लोग, माना समीकरण 1 का हल निम्न है। माना समीकरण 1 का हल निम्न है। क्या हम लोग हल मानेंगे? इसका हल मानेंगे साई का मान a कोई कांस्टेंट e की पावर आयोटा के एक्स माइनस ओमेगा टी। ये एक तरंग का समीकरण होता है, क्योंकि e की पावर जैसे आयोटा थीटा होता है तो उसको अपन लिखते हैं कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, जो कि मैथ में आयलर सूत्र होता है। और तरंग या तो कॉस की फॉर्म में या साइन की फॉर्म में ही चलती है, कुछ भी हो सकता है, इसीलिए इसको e की पावर में लिख दिया जाता है। समझे? अब भाई समझे कि नहीं समझे, मैं तो पूछ ही सकती हूँ ना, तुम्हारे चेहरे दिख रहे हैं ना कुछ। जहां a बराबर कोई नियतांक है, ये है हमारे पास समीकरण 2। अब यहां से अपन लोग क्या करते हैं, तो डेल साई बाई डेल टी निकाल लेते हैं। टी के सापेक्ष इसका एक बार अवकलन कर देते हैं, तो बाहर क्या आएगा, माइनस आयोटा ओमेगा। बचेगा क्या, ए तो, और e की पावर x का तो e की पावर x ही होता है। तो यहां से माइनस आयोटा ओमेगा और ये साई का साई। ऐसे ही अगर मैं इससे डेल 2 साई बाई डेल x2 यानी इसका 2 बार अवकलन करूं, तो देखो एक बार करोगे तो आयोटा के बाहर आएगा, दोबारा करोगे तो आयोटा के दोबारा बाहर आएगा, तो आयोटा के का स्क्वायर और बाकी सब सेम आएगा। तो ये तो साई हो गया, और आयोटा के का स्क्वायर आयोटा स्क्वायर माइनस 1 माइनस के स्क्वायर साई। समीकरण 3 से मान समीकरण 1 में रख देंगे। समीकरण 3 से मान समीकरण
1 में रखने पर, अगर मान रखें तो डेल साई बाई डेल टी था, उसकी जगह माइनस आयोटा ओमेगा साई, यहां पे था गामा, गामा के साथ गुणा में आ जाएगा माइनस के स्क्वायर साई, यहां माइनस से माइनस कट गया, साई से साई कट गया, तो यहां से गामा का मान आ गया आयोटा ओमेगा अपॉन के स्क्वायर। पर यहां से तो एक चीज देखो आप, हमने कहा था कि गामा का मान नियतांक होना चाहिए, यानी कि गामा का मान ना तो के पर, ना ओमेगा पर, ना ई पर, ना पी पर निर्भर करना चाहिए, लेकिन यहां तो कर रहा है। तो हम एक कोशिश करके देख लेते हैं कि क्या हम इन्हें बदल सकते हैं, नहीं बदल सकते। तो क्या करेंगे, इसको ऊपर नीचे h क्रॉस स्क्वायर से गुणा भाग कर देते हैं, ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं h क्रॉस स्क्वायर से, कर दिया। अब एक काम करते हैं, आयोटा h क्रॉस, एक h क्रॉस तो यहां रख लेते हैं, एक h क्रॉस को इसके साथ ले जाते हैं, और यहां पर ये h क्रॉस k का होल स्क्वायर। यहां से गामा की वैल्यू देखो, h क्रॉस ओमेगा क्या होता है, अब इस पर बात करते हैं, साइड में इधर देखना, साइड में भले ही आपकी मर्जी हो तो लिख लेना, एक काम करो पहले इतना लिख लो क्योंकि समझा के लिखना है फिर आगे ना। तो अब देखो, देखो h क्रॉस ओमेगा, इसको देखना, h क्रॉस होता है संशोधित प्लांक नियतांक जिसका मान h बटे 2 पाई होता है। ओमेगा जो होता है उसका मान क्या होता है, कोणीय आवृत्ति का मान होता है 2 पाई गुणा रेखीय आवृत्ति यानी न्यू, 2 पाई से 2 पाई कट गया, h न्यू, और फोटोन की ऊर्जा होती है E बराबर h न्यू, तो ये h क्रॉस तो है E, ठीक है। अब आ जाओ h क्रॉस k पर, h क्रॉस वही होता है h अपॉन 2 पाई, k होता है तरंग संचरण नियतांक, इसका मान आप लोग किस में पढ़ के आए हो, ऑप्टिक्स में पढ़ के आए हो, मान होता है 2 पाई बाई लैम्डा, 2 पाई से 2 पाई तो कट गया, यहाँ पे बचा h अपॉन लैम्डा। अब डी ब्रोगली ने क्या कहा था, कोई कण जिसके संगत तरंग की तरंगदैर्ध्य लैम्डा हो तो वो होती है h अपॉन पी, यहाँ से p का मान निकालू तो आएगा h अपॉन लैम्डा, तो यहाँ पे h क्रॉस k क्या है, p है, तो यहां से गामा क्या हो गया, आयोटा h क्रॉस ऊपर E अपॉन p स्क्वायर हो गया। अब देखना एक काम और, E जो है वो होता है कुल ऊर्जा, कुल ऊर्जा होती है गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी प्लस स्थितिज ऊर्जा यानी पोटेंशियल एनर्जी होती है। अगर मैं कह दूं कि कण मुक्त हो, फ्री पार्टिकल मुक्त कण, तो कोई कण मुक्त है का मतलब वो गति करने के लिए स्वतंत्र है, यानी उसके पास स्थितिज ऊर्जा नहीं होगी। ये तो आप लोग पढ़ के भी आए हो, और वैसे भी आप लोग सोच लो कि जब कोई चीज फ्री है, मूव करे जा रही है, तो उसकी स्थिति के कारण तो उसमें कोई ऊर्जा रहेगी नहीं, सारी ऊर्जा गतिज ऊर्जा में बदल जाएगी। तो गतिज ऊर्जा होती है p स्क्वायर बटे 2m, और स्थितिज ऊर्जा तो 0 है, तो E का मान p स्क्वायर बटे 2m, तो E की जगह पे हम रख देते हैं। p स्क्वायर से p स्क्वायर कट जाएगा, यहां से गामा का मान आया आयोटा h क्रॉस बटे 2m। बताओ गामा का मान, गामा का मान आयोटा, आयोटा कांस्टेंट, h क्रॉस कांस्टेंट, 2 कांस्टेंट, और द्रव्यमान m जो है कण का वो भी कांस्टेंट। इसका मतलब गामा का मान कांस्टेंट आ गया, तो हमारे पास समीकरण सही थी इसका मतलब, तो लिख लो एक बार यहां तक। फिर गामा का मान उठा के अपन लोग समीकरण 1 में रख देंगे, तो अपने पास श्रोडिंगर समीकरण आ जाएगी, क्योंकि उस समीकरण में सिर्फ गामा ही हमें ज्ञात नहीं था। अब मैं इधर से मिटा देती हूँ ना, गामा का यह मान समीकरण 1 में रखने पर
गामा का यह मान समीकरण 1 में रखने पर क्या होगा? डेल टू, नहीं सॉरी ये नहीं था, ये था ना डेल साई बाई डेल टी, है ना, वही था। डेल साई बाई डेल टी बराबर क्या था? गामा। गामा की जगह आ जाएगा आयोटा एच क्रॉस बाई 2m, और यहाँ पे क्या था? डेल टू साई बाई डेल एक्स टू। अगर इस पूरी इक्वेशन को आयोटा एच क्रॉस से मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ तो आ जाएगा आयोटा एच क्रॉस डेल साई बाई डेल टी बराबर आयोटा एच क्रॉस से गुणा करेंगे तो आयोटा स्क्वायर माइनस एच क्रॉस स्क्वायर बाई 2m डेल टू साई बाई डेल एक्स टू। ये जो समीकरण है हमारी चौथी, ये है एक विमीय क्योंकि x है सिर्फ, yz नहीं है। एक विमीय गति को दिखा रही है किसी कण की, जिस कण का द्रव्यमान क्या है? m है। दूसरी बात, वो कण कैसा है? मुक्त है, फ्री पार्टिकल है, क्योंकि हमने वहां पे देखो पोटेंशियल एनर्जी यानी स्थितिज ऊर्जा को 0 किया था। तो लिख देंगे इसमें, यह समीकरण मुक्त कण की, यह समीकरण मुक्त कण की एक विमीय गतिक अवस्था को एक विमीय गतिक अवस्था को निरूपित करती है। यही एक विमीय श्रोडिंगर समीकरण है। यही एक विमीय यह समीकरण मुक्त कण की एक विमीय गतिक अवस्था को निरूपित करती है। यही एक विमा है ना, यही एक विमीय श्रोडिंगर समीकरण है। क्या है? आयोटा एच क्रॉस तो आएगा डेल साई बाई डेल टी के साथ, और माइनस एच क्रॉस स्क्वायर बाई 2m आएगा डेल टू साई बाई डेल एक्स टू के साथ। नोट कर लो इसको। अब अपन समीकरण 4 का हल करेंगे, देखेंगे कि क्या क्वांटम, देखो ऐसा नहीं है, एक मिनट लिख लो इसको पहले फिर बताती हूँ। देखो ऐसा नहीं है कि अगर अपन क्वांटम फिजिक्स पढ़ जाएं तो पिछला भूल जाएं। जैसे बोलते हैं ना कि कहीं भी बड़े से बड़ा इंसान बन जाओ, आप कितनी बड़ी पोस्ट पे पहुंच जाओ, पर अपने जमीन से जुड़ा हुआ रहना चाहिए, है ना। वही चीज यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आप नई फिजिक्स पे पहुंच गए, क्वांटम मैकेनिक्स पे पहुंच गए तो आप क्लासिकल मैकेनिक्स को बिल्कुल भूल जाओ। नहीं, अगर क्वांटम मैकेनिक्स यहाँ पे चल रही है तो उससे जरूरी है कि वो क्लासिकल मैकेनिक्स को भी डिनाई नहीं करे, मतलब उसके रूल्स जो हैं उनको भी वो फुलफिल करनी जरूरी है। क्वांटम मैकेनिक्स के जरिए अगर हम क्लासिकल पे पहुंचना चाहें तो हम पहुंच पाए। ऐसा नहीं है कि क्वांटम बिल्कुल सेपरेट रहे और क्लासिकल सेपरेट रहे, दोनों जुड़ी हुई रहे। तो अभी अपन करेंगे, देखिए स्टार पॉइंट डाल के आगे लिख लो, आप एक बार लिख ही लिया होगा शायद। आगे लिखेंगे, समीकरण 4 का हल निम्न प्रकार होगा। समीकरण 4 का हल
निम्न प्रकार होगा। अपन को पता है वैसे साई एक्स टी हम लोग पहले ही कर चुके हैं, ए ई की पावर आयोटा के एक्स माइनस ओमेगा टी। समीकरण है हमारी 5। ठीक है, अब अपन क्या करें, समीकरण 4 का बायां पक्ष लेने पर, समीकरण 4 का बायां पक्ष लेने पर, यानी लेफ्ट हैंड साइड, क्या था, आयोटा एच क्रॉस डेल साई बाई डेल टी। इसको सॉल्व करते हैं। आयोटा एच क्रॉस, इसका टी के सापेक्ष एक बार अवकलन, तो आयोटा ओमेगा तो बाहर आ गया, यहां पे यही वापस बच गया। यानी कि अगर अपन इसको सॉल्व करें तो आयोटा आयोटा माइनस एच क्रॉस ओमेगा, और ये तो पूरा साई ही है, और ये क्या आ गया, सही किया ना, एक मिनट, आयोटा ओमेगा नहीं, माइनस आयोटा ओमेगा बाहर आएगा, माइनस आयोटा माइनस सॉरी आयोटा 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 स्क्वायर की वैल्यू -1 माइनस माइनस प्लस, तो यहां सब प्लस में चल रहा है। अब एच क्रॉस ओमेगा होता है, अभी मैंने बताया था पहले, ऊर्जा एनर्जी ई साई। समीकरण 6। अब दायां पक्ष लेने पर, दायां पक्ष ले तो माइनस एच क्रॉस स्क्वायर बाई 2m डेल 2 साई बाई डेल x2 बराबर माइनस एच क्रॉस स्क्वायर बाई 2m, डबल बार डेरिवेटिव करें इसका तो आयोटा के 2 बार बाहर आ जाएगा, और बाकी तो बचा हुआ साई ही रह जाएगा। आयोटा स्क्वायर माइनस 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 प्लस एच क्रॉस स्क्वायर के स्क्वायर बाई 2m, और एच क्रॉस के क्या होता है, p, यहाँ पे आ गया p स्क्वायर बाई 2m, और गुणा में क्या चल रहा है इसके साथ, साई, तो साई तो आएगा, एक मिनट में मिटा देती हूँ यहाँ से, एच क्रॉस स्क्वायर के स्क्वायर साई बाई 2m, यानी p स्क्वायर बाई 2m, और यहाँ पे आ गया साई। समीकरण 7 लिखो एक बार यहाँ तक, अभी आगे से छोटा सा काम बचा है वो और करना है। इससे ये पता चलेगा कि क्या क्वांटम मैकेनिक्स क्लासिकल मैकेनिक्स को फुलफिल करती है या नहीं करती है। अब क्या करेंगे, समीकरण 6 व 7 से मान समीकरण 4 में रखने पर, समीकरण 6 व 7 से मान समीकरण 4 में रखने पर, 4 में क्या था, बायां पक्ष ये वाला, और इसकी वैल्यू आ रही है ई साई, दाएं पक्ष की जगह आ रहा है p स्क्वायर बाई 2m साई, साई से साई कट गया, यानी E बराबर p स्क्वायर बाई 2m, यानी कि क्लासिकल मैकेनिक्स जो है चिरसम्मत भौतिकी अपन को यही तो बोलती है कि मुक्त कण की जो ऊर्जा होती है वो p स्क्वायर बाई 2m होती है, तो इसका रिजल्ट लिख देंगे अपन लोग। यह मुक्त कण के संवेग ऊर्जा, यह मुक्त कण क्योंकि इसमें स्थितिज ऊर्जा नहीं है, यह मुक्त कण के संवेग ऊर्जा, यह मुक्त कण के संवेग ऊर्जा के चिरसम्मत संबंध, यह मुक्त कण के संवेग ऊर्जा के चिरसम्मत, यानी कि क्लासिकल चिरसम्मत संबंध के तुल्य है। यह मुक्त कण के संवेग ऊर्जा के, संवेग और ऊर्जा में संबंध है ना, संवेग ये रहा p और ऊर्जा के चिरसम्मत संबंध के तुल्य, क्योंकि चिरसम्मत यांत्रिकी क्लासिकल मैकेनिक्स यही कहती है। अतः श्रोडिंगर समीकरण, अतः श्रोडिंगर
समीकरण किससे संगति या किससे संबंध रखता है? संवेग ऊर्जा के चिरसम्मत संबंध से संगति रखता है। देखो जगह नहीं है, मैं एक बार रिपीट कर दूंगी इस चीज को, क्या पता दिखने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही हो, एक बार लिख लो इसको। चिरसम्मत संबंध से संगति रखता है, एक बार लिख लो, मैं एक बार इसको रिपीट कर दूंगी। नीचे क्या लाइन लिखी हुई है? इसमें लिखा हुआ है कि E बराबर पी स्क्वायर बाई 2m जो है ये चिरसम्मत यांत्रिकी या चिरसम्मत संबंध है ऊर्जा में और संवेग में, और ये हमने निकाला किससे है? पूरा श्रोडिंगर समीकरण से। इसका मतलब जो क्लासिकल मैकेनिक्स है और क्वांटम मैकेनिक्स है एक दूसरे की पूरक है, एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। श्रोडिंगर समीकरण हम क्वांटम में पढ़ते हैं, लेकिन जब इनको हमने हल किया तो श्रोडिंगर समीकरण जो है वो संवेग और ऊर्जा के चिरसम्मत संबंध, यानी जो क्लासिकल जो ये रिलेशन है चिरसम्मत संबंध से संगति रखता है, इससे जुड़ा हुआ है, पूरक है। अब आगे की चीज हम लोगों को जो ये श्रोडिंगर समीकरण है ये अभी तो अपने एक विमीय में पढ़ी है, बाद में त्रिविमीय में पढ़ेंगे। सेम दूसरा काम हमें क्या करना रहेगा? दूसरा काम हमें ये करना रहेगा इसमें कि अगर अभी तक तो अपन ने लिया कण मुक्त जिस पर गतिज स्थितिज ऊर्जा नहीं है, अगली बार अपन लेंगे कि अगर उस पर कोई बल आरोपित कर दिया जाए, यानी कि जैसे कि मानो कि कोई इंसान है, कोई भी लड़का है लड़की है, वो हॉस्टल में रह रहा है, तो वो क्या है? फ्री है, कहीं दूर रह रहा है, मान लो अलवर से जयपुर रह रहा है, तो अलवर में माँ बाप है, वो फ्री है, वहां से बोल देगा फोन पे हाँ मैं यहाँ जा रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, पर हम कहाँ ध्यान रखने वाले हैं? पेरेंट्स कहाँ ध्यान रखने वाले हैं? तो वो एक तरह से फ्री पार्टिकल की तरह है। लेकिन अगर वो घर पर है तो उस पर थोड़ी तो बाउंडेशन रहेंगी, तो इसीलिए वो फ्री नहीं रह पाएगा, उसके पास इस काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा और पोटेंशियल एनर्जी यानी स्थितिज ऊर्जा दोनों रहेंगी। एक चीज और यहां से अपन को क्लियर हुई है, देखो यहां ये बराबर ये आया है ना, एक बार मिटा के बताती हूं मैं, ये बहुत अच्छा रिजल्ट था, समझाने का है सिर्फ। आयोटा H क्रॉस डेल बाय डेल टी साई बराबर ई साई आया, यानी अगर साई से साई हटा हुआ माने तो ई जो है वो आ रहा है आयोटा H क्रॉस डेल बाई डेल टी, आ रहा है ना। आपने अगर याद हो तो संकारक पढ़े थे, और संकारक में आपने कुल ऊर्जा का संकारक यही पढ़ा था, अपन ने वहां डायरेक्ट लिखा था, यहां पता चल गया कि ऊर्जा का संकारक ये होता है आयोटा H क्रॉस डेल बाई डेल टी। अपन ने एक विमीय संवेग के लिए संकारक पढ़ा था, याद हो तो, माइनस आयोटा H क्रॉस डेल 2 बाय डेल x2, नहीं डेल बाय डेल x पढ़ा था, सॉरी यही पढ़ा था कि नहीं? अब माइनस आयोटा H क्रॉस डेल बाई डेल x, अगर इसका स्क्वायर कर दो तो आएगा माइनस माइनस प्लस आयोटा स्क्वायर माइनस H क्रॉस स्क्वायर बाय H क्रॉस स्क्वायर ही है सिर्फ, डेल 2 बाई डेल x2 यही आएगा। ये क्या होता है? संवेग का, कौन से संवेग का? एक विमीय संवेग का संकारक होता है। यहां पे देखो माइनस H क्रॉस स्क्वायर बाई 2m, देखना जरा एक बार, देखो ऊर्जा का संकारक यहां से पता चल गया, संवेग का भी बताते हैं, एक मिनट। यहां देखो माइनस आयोटा H क्रॉस स्क्वायर बाई 2m डेल 2 साई बाई डेल x2 बराबर पी स्क्वायर बाई 2m, अगर मैं 2m से 2m हटा मान लूँ एक बार, और यहाँ पर है साई से साई भी हटा मान लूँ, तो यहाँ से पी स्क्वायर की वैल्यू आई माइनस H क्रॉस स्क्वायर डेल 2 बाय डेल x2। अगर मैं अंडर रूट करूँ दोनों पे, या फिर मैं ऐसे लिख सकती हूँ कि पी स्क्वायर बराबर, इसको लिख दूँ मैं माइनस आयोटा H क्रॉस डेल बाई डेल x का स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस आयोटा का स्क्वायर माइनस H क्रॉस, ये किसका संकारक आ गया? P का, Px का, Px यानी एक विमीय की बात करते हैं, माइनस आयोटा H क्रॉस डेल बाई डेल x, और अगर त्रिविमीय की बात आती थी तो Px बराबर आ जाता था माइनस आयोटा H क्रॉस
और ये अवकल संकारक आ जाता था, जिसमें डेल बाई डेल एक्स, डेल बाई डेल वाई, डेल बाई डेल जेड तीनों हुआ करते थे, होते थे कि नहीं, वही काम यहाँ पे। तो यहां से हमें एक चीज और पता लगी, क्या कि जो अपन संकारक पढ़ रहे थे वो संकारक भी हमने रटकर नहीं पढ़े हैं, वो यहां से निकलते हैं। लेकिन चैप्टर यूनिट, अपने यूनिट ये सेकंड थी, वहां पे यूनिट फर्स्ट में हम लोगों ने उसको पढ़ा था, इसीलिए हमें वहां पे इसको याद करना पड़ा, यहां पे हमने इसे समझ लिया। तो ऊर्जा का जो था वो आयोटा एच क्रॉस डेल बाई डेल टी था, और जो संवेग का था माइनस आयोटा एच क्रॉस डेल बाई डेल एक्स था, और वो यहां से हमें पता चल गया। ठीक है, तो बाकी की चीजें हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे।